क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जो पैदा तो 80 साल के बूढ़े की तरह हुआ, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो जवान होता गया? 1918 की एक खौफनाक रात, जहां एक बाप ने अपने ही नवजात बच्चे का चेहरा देखकर उसे नदी में फेंकने की कोशिश की, क्योंकि उस बच्चे का जिस्म जवान नहीं बल्कि मौत की कगार पर खड़े एक बूढ़े जैसा था। एक ऐसा शख्स जिसके लिए वक्त उल्टा चलने लगा। वो जैसे जैसे बड़ा हुआ उसकी झुर्रियां खत्म होती गई, उसकी हड्डियां मजबूत होती गई और वह दुनिया के सबसे खूबसूरत मर्द में बदल गया। क्या होता है जब एक इंसान बचपन की तरफ लौटने लगता है और आखिर में एक नवजात शिशु बन रहा होता है? ये ऐसी अलग मूवी है जिसने सिनेमा के कॉन्सेप्ट को बदल कर रख दिया था। आज हम इसी मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जो आपके माइंड को ट्रैप करेगी। और इस मूवी से इंस्पायर होकर शाहरुख खान ने इस मूवी के डायरेक्टर को अपनी एक मूवी को डायरेक्ट करने के लिए हायर किया था। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एक आंधी आने वाली थी और न्यू ऑर्लिन्स के एक पुराने अस्पताल के कमरे में मौत का साया मंडरा रहा था। खिड़कियों पर हवाओं का शोर था और बेड पर 80 साल से ज्यादा उम्र की डेजी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। उसके पास उसकी बेटी कैरोलिन बैठी हुई थी। आखिरी वक्त के इस सन्नाटे में डेजी ने कैरोलिन से एक पुरानी घिसी हुई डायरी और कुछ पोस्ट कार्ड निकालने को कहा। ये किसी आम इंसान की कहानी नहीं थी, ये कहानी थी बेंजामिन बटन की, एक ऐसा आदमी जो अजीबोगरीब हालात में पैदा हुआ था। 1918 की वो रात जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था। हर तरफ आतिशबाजी और जश्न का माहौल था, लेकिन बटन खानदान के घर में एक मातम छाने वाला था। थॉमस बटन की बीवी ने एक बच्चे को जन्म दिया और खुद इस दुनिया से रुखसत हो गई। थॉमस ने जब उस नवजात बच्चे का चेहरा देखा तो उसके होश उड़ गए। वो कोई आम बच्चा नहीं था। उसका चेहरा, उसकी चमड़ी और उसकी आंखें एक 80 साल के बूढ़े इंसान जैसी थी। खौफ और सदमे में आकर थॉमस ने उस बच्चे को उठाया और रात के अंधेरे में भागते हुए उसे एक नदी में फेंकने की कोशिश की, लेकिन एक पुलिस वाले को देखकर वो डर गया और बच्चे को एक पुराने नर्सिंग होम के पिछले दरवाजे पर छोड़कर भाग गया, जहां उसने कंबल में कुछ पैसे ठूंस दिए थे। वो घर क्वीनी नाम की एक रहमदिल औरत का था जो वहां रहने वाले बूढ़े लोगों की देखरेख करती थी। क्वीनी और उसके पार्टनर टिजी ने जब उस बच्चे को देखा तो टिजी खौफजदा हो गया, लेकिन क्वीनी के अंदर की माँ जाग उठी। उसने उस अजीब से बच्चे को बेंजामिन नाम दिया और उसे अपना लिया। डॉक्टर रोज ने बेंजामिन को देखकर कह दिया था कि ये बच्चा ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी हड्डियां गठिया अर्थराइटिस से ग्रस्त थी, आंखों में मोतियाबिंद था और उसका जिस्म एक आखिरी सांसें लेते बूढ़े जैसा था। लेकिन बेंजामिन जिंदा रहा। वो एक ऐसी जगह बड़ा होने लगा जहां हर तरफ बूढ़े लोग थे। उसके लिए मौत एक आम बात थी। वो व्हील चेयर पर बैठा रहता, उन बूढ़े लोगों के साथ वक्त बिताता और ये समझता कि शायद दुनिया में सभी ऐसे ही होते हैं। क्वीनी उससे बेइंतहा प्यार करती थी और उसे हमेशा कहती थी कि हर किसी का रास्ता अलग होता है। जैसे जैसे साल बीते एक चमत्कारी चीज होने लगी। बेंजामिन की उम्र बढ़ने के बजाय घटने लगी थी। वो चलने लगा, उसकी टांगे मजबूत होने लगी। 1930 के थैंक्सगिविंग पर जब बेंजामिन दिखने में एक बूढ़े आदमी जैसा लेकिन अंदर से एक 12 साल का लड़का था, उसकी मुलाकात एक छोटी लड़की से हुई। उस लड़की का नाम था डेजी। उसकी नीली आंखें इतनी गहरी और खूबसूरत थी कि बेंजामिन उसे कभी नहीं भूल पाया। दोनों रात के अंधेरे में डाइनिंग टेबल के नीचे शीट्स का किला बनाकर छिपे, मोमबत्ती जलाई और एक दूसरे से अपने सीक्रेट्स शेयर किए। लेकिन जब डेजी की दादी ने उन्हें पकड़ा तो उन्होंने बेंजामिन को शर्मनाक कहकर डेजी को वहाँ से हटा दिया। धीरे धीरे बेंजामिन बड़ा या कहें तो जवान होने लगा। 17 साल की उम्र में जब उसके जिस्म में जवानी की गर्मी आने लगी, उसने फैसला किया कि उसे अब इस बूढ़े लोगों के घर से बाहर निकलकर दुनिया देखनी है। उसने कैप्टन माइक नाम के एक शराबी और जज्बाती कैप्टन के साथ एक टगबोट चेल्सी पर काम करना शुरू कर दिया। कैप्टन माइक ने ही बेंजामिन को पहली बार एक वेश्यालय ले जाकर जवानी के रंगों से वाकिफ कराया और उसी रात एक अजीब इत्तेफाक से बेंजामिन की मुलाकात अपने असली बाप थॉमस बटन से हुई। हालांकि थॉमस ने उसे अपनी पहचान नहीं बताई। 1937 में बेंजामिन ने न्यू ऑर्लिन्स को अलविदा कहने का फैसला किया। उसने क्वीनी को गले लगाया और वहाँ से निकलने लगा। तभी डेजी भागती हुई आई। उसने बेंजामिन से वादा लिया कि वो जहाँ भी जाएगा उसे पोस्ट कार्ड भेजेगा। बेंजामिन ने अपना बैग उठाया और समंदर के सफर पर निकल पड़ा। टगबोट पर सफर करते हुए बेंजामिन रूस के मुरमांस्क पोर्ट पर पहुंचा। वहां के एक ठंडे बर्फीले होटल द विंटर पैलेस में उसकी मुलाकात एलिजाबेथ एबॉट नाम की एक शादीशुदा ब्रिटिश औरत से हुई। एलिजाबेथ के पति एक जासूस थे और उनका रिश्ता सूना था। बेंजामिन और एलिजाबेथ हर रात होटल के सन्नाटे में रात के अंधेरे से लेकर सुबह की पहली किरण तक बातें करते, चाय पीते और एक दूसरे के करीब आने लगे। एलिजाबेथ ने ही उसे कैवियार, वोदका और आखिरी पलों को एंजॉय करना सिखाया। दोनों ने एक दूसरे से बेहद प्यार किया, ये जानते हुए भी कि ये रिश्ता सिर्फ रात के अंधेरे तक ही सीमित था। लेकिन फिर 1941 में पर्ल हार्बर पर हमला हो गया और द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। कैप्टन माइक की टगबोट को यूएस नेवी ने कमीशन कर लिया। बेंजामिन को एलिजाबेथ के कमरे से सिर्फ एक छोटा सा नोट मिला, तुम्हारे साथ मिलकर अच्छा लगा, और एलिजाबेथ हमेशा के लिए चली गई। जंग के दौरान चेल्सी टगबोट को समंदर में एक दहशतनाक मंजर का सामना करना पड़ा। एक पनडुब्बी ने एक ट्रांसपोर्ट शिप को डुबो दिया था, जहां 900 लोग जलते हुए तेल
और पानी में मर रहे थे। कैप्टन माइक ने गुस्से में आकर टगबोट को सीधा जर्मन यूबोट से टकरा दिया। धमाका इतना तेज था कि पनडुब्बी डूब गई, लेकिन टगबोट भी तबाह हो गई। कैप्टन माइक गोलियां लगने से जख्मी होकर बेंजामिन के हाथों में दम तोड़ने लगा और जंग के इस खौफनाक साये से गुजरने के बाद 1945 में 26 साल की उम्र में बेंजामिन वापस न्यू ऑर्लिन्स अपने घर लौट आया। अब वो एक बेहद खूबसूरत और जवान मर्द दिखता था। एक शाम जब वो घर के दरवाजे पर खड़ा था, एक टैक्सी आकर रुकी। उसमें से एक 21 साल की हसीन, कॉन्फिडेंट और बैले डांसर लड़की बाहर निकली। वो डेजी थी। दोनों एक दूसरे को देखकर दंग रह गए। शाम को बेंजामिन उसे एक महंगे रेस्टोरेंट और पार्क में ले गया। डेजी अब बदल चुकी थी। वो न्यूयॉर्क की ग्लैमरस डांस लाइफ में जी रही थी। पार्क के एक मंडप गैजेबो में डेजी ने नंगे पांव बेंजामिन के लिए डांस किया और उसे आकर्षित करने की कोशिश की, शारीरिक संबंध और कमरे में जाने की बात की। लेकिन बेंजामिन ने ये महसूस किया कि डेजी अभी बहुत जवान और भटकी हुई है। उसने डेजी से कहा कि वो न्यूयॉर्क वापस जाए और अपनी जवानी को जिए। डेजी को ये रिजेक्शन लगा। वो गुस्से में वहाँ से चली गई। बेंजामिन ने एक बड़ा मौका गवा दिया था। उसी दौरान थॉमस बटन, जो अब बीमारी से लाचार और एक पैर से अपाहिज हो चुका था, बेंजामिन के पास आया। उसने बेंजामिन को अपनी बटन फैक्ट्री दिखाई और रोते हुए वो सच उगल दिया जो उसने बरसों से छिपाया था। तुम मेरे बेटे हो। बेंजामिन ये सुनकर सन्न रह गया। उसके अंदर नफरत और दर्द का तूफान उठ खड़ा हुआ। थॉमस बटन के उस खुलासे ने बेंजामिन की रूह को झकझोर कर रख दिया था। जिस बाप ने उसे पैदा होते ही एक कचरे के ढेर की तरह फेंक दिया था, आज वो उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था। लेकिन बेंजामिन ने कोई गुस्सा नहीं दिखाया। वो चुपचाप वहाँ से निकला और लेक पोन्चार्टन के उस पुराने समर हाउस पर अपने बाप को ले गया, जहाँ थॉमस बचपन में सुबह का सूरज देखा करता था। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण झील के पानी पर पड़ी, थॉमस ने बेंजामिन के कंधे पर सिर रखा और हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। बेंजामिन ने उसे उसकी माँ के पास दफना दिया। उसने अपने बाप की सारी बटन फैक्ट्री वहाँ काम करने वाली औरतों के नाम कर दी। वो दौलत नहीं चाहता था, वो बस अपनी जिंदगी का सच तलाश रहा था। 1947 में बेंजामिन न्यूयॉर्क पहुंचा, फकत डेजी से मिलने। ब्रॉडवे के एक थिएटर में जब उसने डेजी को स्टेज पर डांस करते देखा तो उसकी आंखें ठहर गई। लेकिन जब वो बैक स्टेज पहुंचा तो वहाँ का मंजर अलग था। डेजी अब वो मासूम लड़की नहीं रही थी। वो न्यूयॉर्क की ग्लैमर्स बोहेमियन जिंदगी में ढल चुकी थी। एक पार्टी में जब बेंजामिन ने डेजी को एक दूसरे डांसर डेविड के साथ देखा और उसकी आंखों में अपने लिए अजनबीपन महसूस किया तो उसका दिल टूट गया। उसने समझ लिया कि अभी उनका वक्त नहीं आया है। बेंजामिन चुपचाप वहाँ से न्यू ऑर्लिन्स वापस लौट आया। अगले कुछ साल डेजी ने पूरी दुनिया में अपने डांस का परचम लहरा दिया। लंदन, प्राग, वियना से लेकर मॉस्को के बोल्शोई तक वो शोहरत के आसमान पर थी। लेकिन हर रात सोने से पहले वो एक बार जरूर कहती, गुड नाइट बेंजामिन। और हजारों मील दूर न्यू ऑर्लिन्स में अपने कमरे की बत्ती बुझाते हुए बेंजामिन भी कहता, गुड नाइट डेजी। उनकी रूह एक दूसरे से जुड़ी थी, लेकिन जिस्म और वक्त के फासले उन्हें मिलने नहीं दे रहे थे। फिर आया 1954 का वो श्रापित दिन। पेरिस की एक सड़क पर कुदरत ने एक ऐसा खौफनाक खेल खेला जिसमें हर एक छोटी घटना एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। एक औरत अपना कोट भूल गई, एक टैक्सी ड्राइवर ने कॉफी पीने के लिए गाड़ी रोकी, एक दुकान पर पैकिंग करने वाली लड़की का ब्रेकअप हो गया और डेजी की सहेली के जूते का फीता टूट गया। अगर इनमें से एक भी चीज आगे पीछे होती तो वक्त का ये हादसा टल जाता। लेकिन जैसे ही डेजी थिएटर से बाहर निकली और सड़क पार करने लगी, वो टैक्सी तेज रफ्तार से आई और डेजी को रास्ता पार करते हुए रौंदती हुई निकल गई। डेजी की टांग 5 जगह से टूट चुकी थी। उसका ब्रिलियंट बैले करियर एक ही पल में हमेशा के लिए तबाह हो गया। बेंजामिन जैसे ही पेरिस के अस्पताल पहुंचा, डेजी ने गुस्से और दर्द में चिल्लाते हुए उसे भगा दिया। मैं नहीं चाहती तुम मुझे इस हालत में देखो। तुम जवान हो रहे हो और मैं एक अपाहिज बन चुकी हूँ। चले जाओ यहाँ से। बेंजामिन ने पर्दे के पीछे से उसे देखा और बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। लेकिन वो पेरिस से नहीं गया। वो छिपकर दूर से डेजी पर नजर रखता रहा जब तक वो चलने के काबिल नहीं हो गई। साल बीते। 1962 में जब बेंजामिन की उम्र शारीरिक रूप से 40 साल के करीब थी, एक बेहद फिट, जवान और हैंडसम मर्द वो न्यू ऑर्लिन्स के नोलन हाउस के पिछले दरवाजे पर खड़ा था। तभी दरवाजा खुला और सामने डेजी खड़ी थी। उसकी उम्र 36 साल थी। इस बार न कोई शोर था, न कोई नाटक। उन्होंने एक दूसरे को देखा और गले लग गए। उनका वक्त आखिरकार मिल चुका था। जिस एज गैप का खौफ उन्हें बरसों से था, वो अब खत्म हो चुका था। वे दोनों जिंदगी के एक ही मोड़ पर खड़े थे। उन्होंने एक पुराना सेलबोट लिया और फ्लोरिडा और कैरेबियन के समंदरों में निकल पड़े। उन्होंने खुले आसमान के नीचे रातें बिताई, लहरों पर प्यार किया और जिंदगी के हर एक पल को जिया। कैरेबियन के एक छोटे से होटल के कमरे में जब बाहर तूफान गरज रहा था, डेजी ने बेंजामिन की बेदाग चमड़ी को छूकर कहा, क्या तुम मुझे तब भी प्यार करोगे जब मेरी चमड़ी पर झुर्रियां पड़ जाएंगी और मैं चल नहीं पाऊंगी? बेंजामिन ने मुस्कुराकर कहा, और क्या तुम मुझे तब भी प्यार करोगी जब मेरे मुंह से निकल आएंगे, जब मैं बिस्तर गीला करूंगा और उन चीजों से डरूंगा जो सच में है ही नहीं? लेकिन वक्त किसी का सगा नहीं होता। न्यू ऑर्लिन्स वापस आकर उन्होंने एक छोटा सा घर खरीदा। उनके पास कोई फर्नीचर नहीं था। वे लिविंग रूम के एक गद्दे पर सोते थे और वहाँ उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे हसीन दिन बिताए।
लेकिन 1967 में डेजी ने बेंजामिन को एक ऐसी खबर दी जिसने उनकी खुशियों के बीच एक खौफनाक दरार पैदा कर दी। डेजी प्रेग्नेंट थी। बेंजामिन के अंदर का खौफ जाग उठा। वो रात को सोने से पहले अपनी बेटी और डेजी को देखता और सोचता, मैं इस बच्चे का बाप कैसे बन पाऊंगा? जब ये स्कूल जाएगी मैं एक छोटा बच्चा बन चुका हूँ। ये मुझे बाप नहीं अपना प्लेमेट समझेगी। 1968 में डेजी ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने कैरोलिन रखा। लेकिन कैरोलिन के पहले जन्मदिन के बाद बेंजामिन ने एक ऐसा फैसला किया जिसने डेजी का दिल तोड़कर रख दिया। क्या बेंजामिन अपनी ही बेटी और जिंदगी के सबसे बड़े प्यार को छोड़कर हमेशा के लिए गायब होने वाला था? और जब वो छोटा होता जाएगा तो उसके साथ क्या होने वाला था? एक बाप के लिए सबसे बड़ा दुख क्या हो सकता है? यही कि वो अपनी ही औलाद को बड़ा होते हुए न देख पाए। वो कैरोलिन के लिए एक बाप बनना चाहता था, एक प्लेमेट या एक बोझ नहीं। और उस रात 1969 में बेंजामिन ने वो फैसला किया जो किसी भी इंसान की रूह को छलनी कर दे। उसने लेक पोन्चार्टन का अपना समर हाउस, बटन फैक्ट्री का अपना हिस्सा और अपनी प्यारी सेलबोट सब कुछ बेच दिया। सारा पैसा उसने डेजी और कैरोलिन के लिए एक बैंक अकाउंट में डाल दिया। रात के घने अंधेरे में जब डेजी और कैरोलिन सो रही थी, बेंजामिन ने अपनी आखिरी बार अपनी बेटी को चूमा और धीरे से कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम जानो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसने बैंक की किताब और घर की चाबी ड्रेसर पर रखी, अपना बैग उठाया और सिर्फ एक शर्ट पहने डेजी की पुरानी मोटरसाइकिल पर बैठकर हमेशा के लिए वहाँ से चला गया। डेजी की आँख खुली। उसने मोटरसाइकिल की आवाज सुनी पर वो उसके पीछे नहीं भागी। उसने रोते हुए अपनी बच्ची को सीने से लगा लिया। वो जानती थी कि बेंजामिन ने ये कुर्बानी उन्हीं के लिए दी थी। सालों बाद आज उसी तूफानी रात में न्यू ऑर्लिन्स के उस अस्पताल के कमरे में कैरोलिन के हाथ कांप रहे थे। डायरी के पन्नों के बीच से कुछ पोस्ट कार्ड नीचे गिरे। वे पोस्ट कार्ड दुनिया के अलग अलग कोनों से आए थे, इंडिया, यूरोप और न जाने कहां से। हर पोस्ट कार्ड पर एक ही तारीख थी, कैरोलिन का जन्मदिन। कैरोलिन ने आंसू भरी आंखों से उन्हें पढ़ना शुरू किया। हैप्पी बर्थडे, तुम 5 साल की हो गई हो। काश मैं तुम्हें तुम्हारे स्कूल के पहले दिन छोड़ने जा पाता। हैप्पी बर्थडे 6 ईयर ओल्ड, काश मैं तुम्हें पियानो बजाना सिखा पाता। तेरा, काश जब तुम्हारा दिल टूटा था तो मैं तुम्हें गले लगा पाता। एक बाप जो दुनिया के भीड़ भरे रेलवे स्टेशनों और सुनसान रास्तों पर भटक रहा था, वो हर साल अपनी बेटी की जिंदगी का हिस्सा बनने की तड़प में जल रहा था। कैरोलिन को आखिरकार एहसास हो गया था कि जिस बेंजामिन की कहानी वो पढ़ रही है वो कोई और नहीं, उसका अपना बाप था। वो बाप जिसे उसने कभी देखा ही नहीं, लेकिन किस्मत को अभी एक और दर्दनाक खेल खेलना था। 1980 का साल आया। न्यू ऑर्लिन्स का एक डांस स्टूडियो जहां 56 साल की डेजी, जिसके बाल अब सफेद हो चुके थे और चेहरे पर उम्र की लकीरें थी, अपने स्टूडेंट्स के जाने के बाद स्टूडियो साफ कर रही थी। तभी दरवाजा खुला। एक नौजवान लड़का वहां खड़ा था। उसने पुराने कपड़े पहने थे और उसकी उम्र 20 साल के आसपास लग रही थी। डेजी ने मुड़कर देखा और उसके होश उड़ गए। वो बेंजामिन था। वक्त ने उनके बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जिसे तोड़ना नामुमकिन था। डेजी एक ढलती उम्र पर थी और बेंजामिन अपनी जवानी के उरूज पर। तभी दरवाजे से एक 12 साल की खूबसूरत बच्ची अंदर आई, कैरोलिन। बेंजामिन की सांसें रुक गई। वो अपनी बेटी को अपने सामने देख रहा था, लेकिन उसे सीने से लगा नहीं सकता था। उसने सिर्फ इतना कहा, वो बहुत प्यारी है, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। पीछे से रॉबर्ट, डेजी का नया पति, वहाँ आया और उसने बेंजामिन से हाथ मिलाया। एक बाप के लिए इससे बड़ा अजाब क्या होगा कि वो अपने ही परिवार को एक अजनबी की तरह दूर से खुश देख रहा हूँ। बेंजामिन बिना कुछ कहे एक मुस्कुराहट के साथ वहाँ से निकल गया। लेकिन मोहब्बत कभी आसानी से हार नहीं मानती। उसी रात पोन्चार्टन होटल के एक कमरे में बेंजामिन अकेला बैठा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर डेजी खड़ी थी। उसने अंदर आकर एक गहरी सांस ली और दर्द भरी आवाज में कहा, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। पर बेंजामिन ने उसके होठों पर उंगली रखी और कहा, मैंने तुमसे कभी प्यार करना नहीं छोड़ा। उस रात एक जवान लड़के और एक ढलती हुई औरत ने सारी हदें तोड़कर एक दूसरे को टूटकर प्यार किया। उन्हें पता था कि ये उनकी आखिरी मुलाकात है। सुबह होने से पहले डेजी टैक्सी में बैठकर चली गई। उसने मुड़कर आखिरी बार हाथ हिलाया और बेंजामिन खिड़की से उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से जाते हुए देखता रहा। और फिर 10 साल बीत गए। 1990 का साल। डेजी के घर का फोन बजा। कॉल करने वाले ने उसे एक जगह बुलाया, नोलन हाउस, वही पुराना आश्रम जहाँ बेंजामिन की जिंदगी शुरू हुई थी। डेजी वहाँ पहुंची तो एक चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर इशारा कर रहा था। ऑफिसर ने बताया कि उन्हें एक लावारिस बच्चा एक खंडहर नुमा बिल्डिंग से मिला है। उसके पास से एक डायरी मिली है जिसमें डेजी का नाम लिखा है। ऑफिसर ने बताया कि उस बच्चे की हालत ठीक नहीं है, उसकी याददाश्त जा रही है और लगता है जैसे उसे डिमेंशिया हो। डेजी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अंदर जाकर देखा, एक 12 साल का मासूम सा लड़का पियानो पर कुछ बजाने की कोशिश कर रहा था। डेजी ने डरते हुए उसके पास जाकर कहा, बेंजामिन, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? मैं डेजी हूँ। लेकिन उस लड़के ने एक अजनबी की तरह उसे देखा और पीछे हटते हुए कहा, डेजी बहुत प्यारा नाम है, मैं बेंजामिन हूँ। बेंजामिन अपनी सारी याददाश्त, अपना सारा प्यार, अपना सब कुछ भूल चुका था। वो उल्टा सफर करते करते वापस वही पहुँच गया था जहाँ से शुरू हुआ था। तो उस छोटे से लड़के ने डेजी की नीली आंखों में देखा और बोला, आपकी आंखों में कुछ ऐसा है जो मुझे बहुत पहले से याद है। उस एक पल में डेजी को एहसास हुआ कि जिस्म चाहे कितना भी छोटा और बेबस क्यों न हो जाए, उसके पीछे वही रूह थी, वही बेंजामिन था जिसने उसे जिंदगी भर बेइंतहा प्यार किया था। डेजी ने फैसला कर लिया था। उसने नोलन हाउस में अपना सामान शिफ्ट कर लिया और उस छोटे होते बेंजामिन की देखरेख का जिम्मा उठा लिया। बेंजामिन बोलना भूल गया, चलना भूल गया और धीरे धीरे एक छोटा सा नन्हा बच्चा, टॉडलर बन गया
जो सिर्फ डेजी की गोद में सिर रखकर सोता था। साल 2003 की एक हसीन सुबह आई। नोलन हाउस के एक कमरे में सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। डेजी की गोद में एक बेहद छोटा सा नवजात न्यूबॉर्न बच्चा लेटा हुआ था। वो बेंजामिन था। उसने आखिरी बार उसने डेजी की नीली आंखों में देखा और फिर बेंजामिन ने अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद ली। वो वापस उसी तरीके से इस दुनिया से रुखसत हुआ जैसे आया था, अकेला, मासूम और एक नवजात शिशु की तरह। अस्पताल के कमरे में कैरोलीन ये सब सुनकर जार जार रोने लगी। डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने पर बेंजामिन ने लिखा था, कुछ लोग नदी के किनारे बैठने के लिए पैदा होते हैं, कुछ लोग बिजली से स्ट्राइक होते हैं, कुछ लोगों के पास संगीत की समझ होती है, कुछ लोग तैरते हैं और कुछ लोग डांस करते हैं। हम सब एक दूसरे से टकराते हैं और एक दूसरे की जिंदगी पर निशान छोड़ जाते हैं। बाहर तूफान की आवाज थमने लगी थी। अपनी आखिरी सांस ली और धीरे से कहा, गुड नाइट बेंजामिन। और उसने भी हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। न्यू ऑर्लिन्स के ट्रेन स्टेशन पर लगा वो नया डिजिटल क्लॉक फॉरवर्ड डायरेक्शन में बिना रुके चल रहा था, जबकि स्टेशन के एक पुराने स्टोरेज रूम में तिरपाल के नीचे दबा मिस्टर गेटो का वो पुराना क्लॉक आखिरी वक्त तक उल्टा ही चल रहा था। उसके गालों पर बहते आंसू इस बात का सबूत थे कि उसने न सिर्फ अपनी माँ के सबसे बड़े राज को जान लिया था, बल्कि अपने उस बाप की रूह को भी महसूस कर लिया था। बेंजामिन की यह दास्तान हमें सिखाती है कि जिंदगी चाहे उल्टी चले या सीधी, उम्र छोटी हो या बड़ी, सबसे ज्यादा मायने ये रखता है कि आपने उस वक्त को जिया कैसे और जिन लोगों से प्यार किया उनके दिल पर अपना क्या निशान छोड़ा। इस फिल्म को 81वें एकेडमी अवार्ड्स ऑस्कर्स में कुल 13 नॉमिनेशंस मिली थी, जिसमें बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर ब्रैड पिट शामिल थे। फिल्म ने 3 ऑस्कर्स जीते, बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स, बेस्ट मेकअप और बेस्ट आर्ट डायरेक्शन। ब्रैड पिट को 80 साल के बूढ़े से लेकर 20 साल के नौजवान तक दिखाने के लिए ऐसी विजुअल इफेक्ट्स, VFX और मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया जो उस दौर के सिनेमा में पहली बार देखी गई थी। ये फिल्म स्कॉट फिट्जगेराल्ड की 1922 की एक छोटी कहानी, शॉर्ट स्टोरी पर आधारित है। इस फिल्म के राइटर एरिक रोथ है, जिन्होंने मशहूर हॉलीवुड मूवी फॉरेस्ट गंप 1994 की स्क्रिप्ट भी लिखी थी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो मजीद ऐसी स्टोरीज के लिए आर्टिफैक्ट मूवी को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।